मुझे लगता है कि ऐसे अन्य संकेतक भी हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जैसे कि ADX। ये एक शानदार संकेतक है, मैं इसे सभी संकेतकों का राजा कहता हूँ। वो क्या है? तो ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है। ये एक साधारण टूल है, लेकिन जब आप इसे चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो ये थोड़ा जटिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तो ये ECG ग्राफ की तरह है, इसलिए एक आम आदमी के लिए इसे पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, लेकिन जो अनुभवी है और जिसकी पैनी है वो जानता होगा हम किस पैटर्न की तलाश कर रहे हैं। तो ये भी लगभग वैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक शानदार टूल है। ये हमें ट्रेडिंग में अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। नमस्कार सभी को और स्वागत है मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में। यह एक शैक्षिक सीरीज है जिसमें हम भारत में वित्तीय और व्यापार जगत को आकार देने वाले दिमागों की गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं श्री कुणाल बोथरा। वे सेबी पंजीकृत मार्केट एक्सपर्ट हैं। वे तकनीकी विश्लेषण में गहराई से जाते हैं। उनके पास 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे MBA के साथ साथ इंजीनियर भी रहे हैं। उनके पास 2.5 लाख से अधिक निवेशक हैं। उन्होंने 6000 से अधिक प्रीमियम क्लाइंट्स को सलाह दी है और 3000 से अधिक वेबिनार आयोजित किए हैं। तो आज के एपिसोड में हम भारतीय बाजारों का आउटलुक, तकनीकी विश्लेषण का दृष्टिकोण, जोखिम प्रबंधन, रिसर्च, पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ समझेंगे। कुणाल, इतने लंबे समय बाद आपसे जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। आइए बात करते हैं, आप जानते हैं, आज के बाजारों में मुख्य रुझानों के बारे में। भारतीय बाजारों को समर्थन देने वाले कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी रुझान वास्तव में कौन से हैं? अगर हमें निफ्टी की यात्रा देखनी हो तो इसके ऐतिहासिक प्रदर्शन के बारे में थोड़ा और बताइए। सबसे पहले मुझे इस मनी टीवी शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपसे बातचीत करने का मौका देने के लिए भी। मुझे लगता है कि पिछले कई दशकों से यह अपने आप में एक अनुभव रहा है। जहां तक पहले हिस्से यानी ट्रेंड्स की बात है, मैं दृढ़ता से मानता हूं कि बाजार की भाषा में तकनीकी विश्लेषण के संदर्भ में ट्रेंड्स का मतलब व्यवहारिक पैटर्न को समझना है। तो उदाहरण के लिए, जब हमने कोविड के बाद की रैली में बाजारों को देखा तो यह व्यवहार में एक बदलाव था। ये मानव जाति की लड़ने की भावना थी जो फिर से लौट रही थी, और इसी ने पूरी दुनिया में बाजारों के पुनरुत्थान को जन्म दिया। तो मेरा मानना है कि ऐसे व्यवहारिक ट्रेड के साथ हम तकनीकी संकेतकों के आधार पर ट्रेंड्स का विश्लेषण करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की खूबसूरती यह है कि लगभग हर तरह के व्यवहारिक पैटर्न के लिए कोई ना कोई संकेतक मौजूद है। अगर बाजार में लालच है तो उसके लिए भी एक संकेतक है, अगर डर है, अगर बाजार में समर्पण है तो उसके लिए भी एक विशेष संकेतक है। हमें बस यह आकलन करना है कि बाजार किस अवस्था में है, आप किस हिस्से में बाजार को मानते हैं। उन संकेतकों को मिलाने की कोशिश करें और हमें पूरे ट्रेंड का सार मिल जाता है। तो विचार यह है कि ताकत का विश्लेषण किया जाए। हम उस भाषा को समझते हैं जो बाजार दिखा रहा है। अगर हम बाजार की उस भाषा को समझ लें तो ये हमें ट्रेंड को समझने और आगे उस पर सवार होने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, पिछले 5 हफ्तों में लगातार 5 हफ्तों तक करेक्शन देखने को मिला है। अब ये उस समय हो रहा है जब पहले से ही एक वैश्विक बुल मार्केट चल रहा है। अमेरिकी बाजार, यूरोपीय बाजार, शंघाई, निक्केई, मुझे लगता है कि इनमें से ज्यादातर इंडेक्स या तो नए उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने के कगार पर हैं। हमारे बाजारों ने पिछले 5 हफ्तों में संघर्ष किया है। अब इसके कई कारण हैं। डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना और फिर निफ्टी के घटक शेयरों का और भी ज्यादा कमजोर होना। तो बात यह है कि बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए आपको उस समय बाजार में क्या हो रहा है उसका विश्लेषण करना होता है। इसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं और फिर समझते हैं किस समय हमें जोखिम लेना है और बाजार में प्रवेश करना है ताकि हम इंडेक्स के अगले आने वाले ट्रेंड को पकड़ सकें। मुझे लगता है कि लोग आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण को बहुत ही अल्पकालिक ट्रेंड से जोड़ते हैं। ये एक ट्रेडिंग डाउन होने वाला है। क्या आप इन मिथकों को तोड़ सकते हैं और हमें यह भी बता सकते हैं कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक ट्रेंड्स में क्या अंतर है? ये एक शानदार सवाल है, और आप जानते हैं यह एक रूढ़िवादी छवि है कि तकनीकी विश्लेषण सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है। अपने पिछले 20 वर्षों के अनुभव में मैंने देखा है कि तकनीकी विश्लेषण न केवल अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित हुआ है, बल्कि दीर्घकालिक चार्ट्स पर ट्रेंड्स के विकास के रूप में भी उभरा है। आप जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कीमत ही अंतिम भगवान है। तो कीमत ही वह अंतिम उपकरण है जिससे अगर कोई जानकारी बाजार में आती है, अगर कोई जोखिम या सस्पेंस है, जैसे कि टैरिफ का परिणाम आया था, तो जब ये सभी घटनाएं सामने आती हैं तो उनका प्रभाव कीमतों पर पड़ता है, और कीमतें ही हैं जो आपको पूरे बाजार परिदृश्य का सार और निष्कर्ष बताती हैं। तो अगर कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं
तमाम नकारात्मक खबरों के बावजूद तो यह आपको बताता है कि उस विशेष स्टॉक या एसेट क्लास के लिए दीर्घकालिक ट्रेंड बुलिश है। तो जैसे सोने, चांदी और फिर कई अन्य एसेट क्लासेस के साथ हुआ, तकनीकी विश्लेषण मुझे लगता है कि यह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अधिक लचीला है। आप जानते हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि बाजार, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मिलेंगे। आप तकनीकी विश्लेषण को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टूल के रूप में देख सकते हैं। अगर आप मल्टीबैगर और लंबी अवधि के ट्रेंड्स की तलाश में हैं, यानी ऐसे ट्रेंड्स जिनका असर दशकों तक रहता है, तो उसके लिए भी एक टूल है, एक विशेष अध्ययन है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके क्लाइंट्स भी अनुशासित जोखिम प्रबंधन की सोच की काफी सराहना करते हैं। क्या आप हमें इस फिलॉसफी के बारे में बता सकते हैं और यह अस्थिर बाजारों में कैसे काम करती है? तो फिर से ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जोखिम ट्रेडिंग से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मेरे लिए निवेश में जोखिम सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि यह एक धर्म होना चाहिए, है ना? क्योंकि उदाहरण के लिए बाजार के हर परिणाम के साथ बाजार के हर चरण में उस विशेष चरण से जुड़ी कुछ ना कुछ अस्थिरता होती ही है। अब मेरे लिए जोखिम का मतलब है कि ऐसा कुछ ना हो जिससे आप खेल से बाहर हो जाएं, क्योंकि अगर आप बाजार के खेल से बाहर हो जाते हैं तो आपका जोखिम पूंजी भी खत्म हो जाती है और फिर आप दोबारा बाजार में नहीं आ सकते। तो ऐसे 4 कदम हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को जोखिम के पैमानों के रूप में देखना चाहिए, जिन्हें मैं बहुत सख्ती से अपनाता हूं। इनमें से एक और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पूंजी की सुरक्षा। तो साधारण गणित में अगर कोई स्टॉक 10% गिरता है, अगर पोर्टफोलियो 10% गिरता है, तो उसकी भरपाई के लिए आपको 11% की बढ़त चाहिए। ओके। अगर कोई स्टॉक 50% गिरता है तो आपको दोगुना रिटर्न चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है पूंजी की सुरक्षा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है ताकि आप उस स्थिति में न पहुंचे जहां पूंजी इतनी तेजी से गिर जाए कि उसकी भरपाई में बहुत समय लग जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को डर का कारण नहीं समझना चाहिए। यह आपको यह बताता है कि ठीक है, जो सिद्धांत आपने बनाया था, जिस आधार पर आपने कोई विशेष रणनीति या निवेश उपकरण चुना था, वह आधार काम नहीं आया, है ना? तो ये ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे हर ट्रेडर या निवेशक का अहंकार आहत हो। तीसरा, जो मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है, वह है पोजीशन साइजिंग, जो सबसे प्रभावशाली साधन है जिसका उपयोग हर किसी को करना चाहिए। लोगों को यह समझाएं कि आप बाजार में परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एक्सपोजर को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, सही। तो अगर मुझे बाजार की किसी विशेष स्थिति को लेकर निश्चितता नहीं है तो मुझे भारी दांव लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत हल्का दांव लगाना चाहिए, क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर कोई निश्चितता है, ये ठीक वैसे ही है जैसे टेस्ट मैच में अगर चौथे टेस्ट में पिच थोड़ी अनिश्चित थी तो भारत ने ड्रॉ के लिए खेला। हाँ, आप अपना घाटा कम कर रहे हैं, आप अपने नुकसान को कम कर रहे हैं, आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप विकेट न गिरने दें, लेकिन आप उस समय वही को बढ़ाना चाहते हैं जहां आप सिर्फ बल्लेबाजी करना चाहते हैं। तो ये वह चरण है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि पोजीशन साइजिंग है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, बाजार गतिशील होते हैं। वोलेटिलिटी हर ट्रेडर और निवेशक का हिस्सा है। एक ट्रेडर को साल में शायद 3 या 4 बार बाहर कर दिया जाता है। एक निवेशक को 4 साल में एक बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वोलेटिलिटी खेल का हिस्सा है। ठीक है, आपको अपने जोखिम, भूख और अनुशासन के पूरे ढांचे को इस तरह से समायोजित करना होगा कि आप अपने सिस्टम और अपने पैरामीटर्स को मौजूदा बाजार की वोलेटिलिटी के अनुसार ढाल सकें। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है कि आप जिन 4 स्तंभों को देखते हैं उन्हें समझना। लेकिन आप जानते हैं, मैं अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में इसी बारे में बात कर रहा था कि वहां बहुत सारा शोध है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी जानकारी है। आपके अनुसार मुख्य संकेतक या कम झात पैरामीटर कौन से हैं जिन्हें निवेश से पहले मॉनिटर करना जरूरी है? तो पिछले 20 वर्षों में हमने कई टूल्स विकसित किए हैं। जब मैंने तकनीकी विश्लेषण सीखना शुरू किया या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की, तो बहुत सारे संकेतक थे जिन्हें हमने वास्तव में खुद विकसित और तैयार किया है। अब पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, तो बाजार की भावना के विभिन्न चरण होते हैं। उदाहरण के लिए, डर अंततः समर्पण की ओर ले जाता है, जिससे कीमतें बेहद नीचे चली जाती हैं, जहां सब कुछ बहुत सस्ता हो जाता है। तो डर को मापने का सबसे अच्छा तरीका है बाजार की भावना। अब 2 बहुत प्रसिद्ध संकेतक हैं। एक है पुट कॉल रेशियो, जो बहुत आसानी से उपलब्ध है लेकिन जिसे बहुत कम ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, सही है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक वह है जिसे हमने एक मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर के रूप में तैयार किया है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, बाजार में जो भी प्रभाव होता है वह स्टॉक की कीमतों पर पड़ता है। और एक बार जब स्टॉक की कीमतें, तो कल्पना कीजिए कि अगर किसी विशेष इंडेक्स के सभी स्टॉक्स की कीमतें, मतलब सभी स्टॉक्स एक निश्चित बिंदु पर अपनी मूविंग एवरेज और एक निश्चित थ्रेशोल्ड पॉइंट से नीचे चले जाते हैं, हम कहते हैं कि बाजार अत्यधिक ओवरसोल्ड हो गया है।
अब जब आपकी पीठ दीवार से लगी हो तो और भी ज्यादा संभावना होती है कि वहां से एक उछाल आएगा वापस। तो यही है वह मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर जिसे हम फॉलो करते हैं। ये हमें कंट्रेरियन और डर के जोन की पहचान करने में मदद करता है। फिर एक ऐसा जोन आता है जहां बहुत ज्यादा लालच और उत्साह होता है, तो हम ऐसे संकेतकों को देखते हैं जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है, RSI आता है, और मुझे लगता है कि कुछ अन्य संकेतक भी हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जैसे ADX। यह एक शानदार संकेतक है, मैं इसे सभी संकेतकों का राजा कहता हूं। वो क्या है? ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है। ये एक साधारण टूल है, लेकिन जब आप इसे चार्ट्स पर प्लॉट करते हैं तो ये थोड़ा जटिल हो जाता है। ठीक है लेकिन जो है, ठीक है, तो एक आम आदमी के लिए इसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन जो कोई अनुभवी है और जिसकी नज़र तेज है वह जान जाएगा कि हम किस पैटर्न की तलाश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बहुत मिलता जुलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक शानदार टूल है। ये हमें ट्रेडिंग में अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है RSI। तो सिर्फ सामान्य RSI ही नहीं, मुझे यकीन है कि कई ट्रेडर्स, बल्कि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू करते हैं वे RSI से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन पिछले एक दशक और उससे भी ज़्यादा समय में हमने पारंपरिक RSI की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की है। हमने एक चीज़ विकसित की है जिसे हम मॉडिफाइड RSI कहते हैं। तो इसमें एक इंडिकेटर की सारी बारीकियां हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कमी नहीं है, जो है व्हिपसॉस। एक सामान्य RSI में बहुत ज्यादा व्हिपसॉ होता है, जबकि मॉडिफाइड RSI में सबसे कम व्हिपसॉ होता है, और यह हमें ट्रेंड्स को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप जिन कई इंडिकेटर्स को देखते हैं, अगर आपको मौजूदा स्थिति से मार्केट्स को देखना हो तो आपकी दीर्घकालिक प्रोजेक्शन या आउटलुक क्या है? अगर आपको इसे मैप करना हो तो क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी कुछ साझा कर सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे यह सवाल पूछूंगा, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है कि भारत अब उस स्तर पर है जहां संभावनाओं से आगे बढ़कर अब हम प्रदर्शन की श्रेणी में आ गए हैं। बिल्कुल सही। तो अभी पिछले 5-7 वर्षों में कई नए क्षेत्रों में जबरदस्त उछाल आया है। उदाहरण के लिए रक्षा क्षेत्र सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है। फिनटेक, डिजिटल बैंकिंग, मुझे लगता है कि यह भी एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो कई नई थीम्स उभर कर सामने आई हैं। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि पिछले 5 वर्षों में हमारे देश ने एक बड़ा परिवर्तन देखा है, जो केवल अल्पकालिक परिवर्तन नहीं है। ये ऐसा कुछ है जो उम्मीद है कि आने वाले कई दशकों तक बना रहेगा। मुझे यह भी लगता है कि वर्तमान परिदृश्य जिसमें हम हैं, उसमें राजनीतिक परिदृश्य और जनसांख्यिकीय लाभ हमारे देश के पक्ष में है। मुझे लगता है कि यह सब हमारे बाजारों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस समय बेहद सकारात्मक है। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि अगले 5 से 10 वर्षों में और भी कई उभरते हुए क्षेत्र सामने आएंगे, ऐसा कुछ जो आपने शायद पिछले 10 से 15 वर्षों में बाजारों में नहीं देखा है। उदाहरण के लिए डिजिटल बैंकिंग, रक्षा, एरोस्पेस जैसे क्षेत्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में कई नई नवाचार हुए हैं। तो निफ्टी 50 में एक क्लासिक उदाहरण है कि मुझे लगता है 2008-2007 में निफ्टी 50 में केवल 4 या 5 स्टॉक्स थे जो अभी भी वर्तमान निफ्टी 50 में मौजूद हैं। तो इंडेक्स तो स्थिर रहता है, लेकिन उसके घटक लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, यह हर बढ़ते हुए आर्थिक चरण के साथ होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जानते हैं, जब कोई भी बाजार सीखना चाहता है तो बाजार की पहली पंक्ति होती है स्टॉक मार्केट क्या है। यह मूल रूप से मानव जाति की प्रगति है। तो पिछले 50 सालों 100 सालों में आप जानते हैं मानव सभ्यता AI और इतनी सारी तकनीकों के साथ आगे बढ़ी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगले 50 साल 100 साल में मानव सभ्यता पूरी तरह से एक अलग स्तर पर होगी। तो बाजारों को मानव जाति की प्रगति के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। और आपकी इंडेक्स पर क्या प्रोजेक्शन है और हम किस दिशा में जा रहे हैं? तो 2014-15 में हमने निफ्टी चार्ट पर मौजूद फिबोनाची चक्रों के आधार पर फिबोनाची थ्योरी निकाली थी, और उस फिबोनाची थ्योरी के अनुसार अगर इसे बहुत सरलता से कहें तो मुझे लगता है कि अगले 5 वर्षों में निफ्टी में कम से कम 30,000 से 35,000 तक की उम्मीद करनी चाहिए, और वो भी अगर हम ज्यादा सतर्क रहें। सतर्क रहना। ओह वाह, अच्छा, जानकर अच्छा लगा। और आपने कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया था, लेकिन अगर आपको भारत के लिए सबसे रोमांचक 3 सेक्टर्स चुनने हों तो वे कौन से होंगे? हो सकता है कि उनमें से कुछ अभी तक खोजे नहीं गए हों या पूरी तरह से इस्तेमाल में न आए हों। वे कौन से होंगे? मुझे लगता है कि मैंने अभी डिफेंस का जिक्र किया, वो उनमें से एक है। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आपको अगले 5, 10, 15, 20 या उससे भी ज्यादा वर्षों के लिए देखना चाहिए, जहां इनमें से कई शेयरों में कुछ खास हो सकता है। तो सिर्फ पारंपरिक डिफेंस कंपनियों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इस क्षेत्र में अन्य स्टॉक्स भी हो सकते हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप जानते हैं, मुझे लगता है कि TCS इन्फोसिस के बाद लिस्ट हुई थी, लेकिन अब TCS IT क्षेत्र में सबसे अधिक मार्केट कैप वाली कंपनी है। ये सिर्फ एक उदाहरण है।
तो ज़रूरी नहीं है कि जब किसी सेक्टर का जन्म होता है तो उस सेक्टर में पहले से मौजूद स्टॉक ही उस सेक्टर का लीडर बन जाए। तो निश्चित रूप से ऐसा एक समय आएगा जब अगले 3 से 5 वर्षों में उन खास सेक्टर्स में कुछ नए जुड़ाव हो सकते हैं। फिनटेक, मुझे लगता है कि डिजिटल बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मैं काफ़ी आशावादी हूँ, और फिर पारंपरिक सेक्टर्स जैसे कंजम्पशन, एफएमसीजी आदि। ठीक है, क्या आप जानते हैं उन निवेशकों के लिए जो मिड कैप्स में काफी अवसर देखते हैं, क्या वह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आप काफी ध्यान केंद्रित करेंगे? मिड कैप निवेश में रुचि रखने वालों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, सच कहूं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपने बाजार सफर की शुरुआत किस चरण में करता है। अगर आप उदाहरण के लिए पिछले साल 2020-24 के सितंबर में शुरुआत कर रहे हैं तो बेहतर सुरक्षा यह होगी कि आप अधिक लार्ज कैप केंद्रित निवेश रखें। बाजार में एक ऐसा समय आता है जब करेक्शन होता है, जब बाजार में तेज गिरावट आती है। यही वह समय होता है जब मिड कैप्स बहुत आकर्षक लगने लगते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं हमेशा मानता हूं कि लार्ज कैप्स वे हैं जो आपको लगातार रिटर्न दिलाने में मदद करते हैं, लेकिन मिड कैप्स में ही असली आउट परफॉर्मेंस छुपी होती है। लेकिन अगर आप इसे सही समय पर क्लासिक कॉम्बो के साथ करते हैं, जैसे कि अगर मिड कैप इंडेक्स उदाहरण के लिए किसी भी समय 30 से 40% नीचे है, तो कई क्वालिटी मिड कैप्स बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी। यही वह समय है जब आपको मिड कैप्स में थोड़ी अधिक हिस्सेदारी रखनी चाहिए। क्या ठीक है, आपने एआई और ऐसी चीज़ों के बारे में बात की और फिर इतने सारे पैरामीटर्स, इतनी सारी बातें जो मैंने सुनी हैं, लेकिन शायद लोग उनके बारे में नहीं जानते। क्या आप अब एआई का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप सच में इसे अपनी तकनीकी ट्रेंड्स और एनालिसिस में भी इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ। असल में यही वजह है कि मैं पिछले कई हफ्तों से और भी ज्यादा व्यस्त हूं, क्योंकि आप जानते हैं कोशिश करने के लिए और यहां तक कि एक साधारण तकनीकी टूल की कोडिंग भी सही है। हम इसे पारंपरिक टूल्स जैसे एक्सेल वगैरह में किया करते थे। जीवन बन गया है, अब जीवन बहुत आसान हो गया है। अब आपको बस एक आइडिया चाहिए होता है। आप बस अपना आइडिया डालते हैं, उसे एआई में एक कमांड के रूप में डालते हैं और कुछ ही मिनटों में परिणाम और आउटपुट तैयार हो जाता है। ये वाकई कमाल है। क्या आपके पास निवेशकों के लिए कोई और सलाह है जब वे इस क्षेत्र में आना चाहें या कोई तकनीकी विश्लेषण को ट्रेडिंग या निवेश के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, मेरा मानना है कि तकनीकी विश्लेषण बाजार का सिर्फ एक पहलू है। तो जो कोई भी बाजार में प्रवेश करना चाहता है और उसे समझना चाहता है, उसके लिए यह बहुत जरूरी है। तो जैसे उदाहरण के लिए फिर से क्रिकेट की तुलना करें, आप सिर्फ एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हो सकते। अभी क्रिकेट के भी कई अलग अलग संस्करण हैं, है ना? ठीक उसी तरह बाजार के भी कई अलग अलग संस्करण हैं। यहाँ मौलिक विश्लेषण है, तकनीकी विश्लेषण है, डेरिवेटिव्स हैं, एल्गो हैं आदि। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका प्रतिस्पर्धी दर्शक कौन है या बाजार में आपका प्रतिद्वंदी कौन है। सबसे पहले आप वहां का खेल समझें। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं, तब आप तकनीकी विश्लेषण के उपकरणों में महारत हासिल करना शुरू कर सकते हैं। कोई भी संकेतक कोई जादुई उपाय नहीं है। संकेतक एक निश्चित चरण या एक निश्चित समय के लिए ही काम करेंगे, और यहीं पर हर विश्लेषक या विशेषज्ञ निवेशक ट्रेडर की धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपका संकेतक या जो भी उपकरण आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह काम नहीं करेगा। अब अगर उस स्थिति में आप यह कहना शुरू कर दें कि मैंने गलत संकेतक इस्तेमाल किया या मैंने गलत प्रणाली अपनाई, है ना, तो इससे आपको एक परिपक्व ट्रेडर बनने में मदद नहीं मिलेगी। आपको बस यह समझना है कि यह बाजार का एक चरण है जिसमें वह संकेतक काम नहीं कर रहा है, ठीक है? और फिर आपको यह सुनिश्चित करना है कि जब वह चरण वापस आए तो आप जितना संभव हो सके उतना लाभ उठाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। मैं आपके सफर के बारे में और जानना चाहता हूं कुणाल। क्या बाजार आपके लिए केंद्र बिंदु रहा है? क्या यह कुछ ऐसा जिसकी ओर आप कम उम्र में आकर्षित हुए थे? क्या आपके रास्ते में कई बार निराशाएं आईं जब आपने हार मानने के बारे में सोचा? हमें अपने मील के पत्थरों के बारे में बताइए। आप जानते हैं, यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। यह मुझे बहुत ही पुरानी यादों में ले जाता है। अवन, क्योंकि 20 साल पहले मेरे पास बहुत कम था और मेरी शिक्षा पृष्ठभूमि भी पूरी तरह से मध्यम वर्गीय थी। अब बात यह है कि मैंने 2007 में बाजार के क्षेत्र में शुरुआत की, जहां मैंने अपनी MBA पूरी की और फिर फाइनेंस में और उसके बाद शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखा। वो समय था जब बाजार जोरों पर थे। आप जानते हैं 2007 से 8 का समय था। बुल मार्केट, बुल रन का दौर। बिल्कुल सही। हर हफ्ते, हर 10 दिन में हम देखते थे कि सेंसेक्स 1000 अंक ऊपर जा रहा है। शुरुआत करने के लिए शानदार समय था। और फिर हमने 2008 की गिरावट देखी। तो आप जानते हैं, सर, मुझे लगता है कि मेरी पहली फर्म में जो शुरुआत मुझे मिली थी, जो कि EY में थी, वह सचमुच अद्भुत थी, क्योंकि पहले 3 सालों में न सिर्फ बाजार ने इनाम दिया और अनुभव कराया, बल्कि जो मेहनत और संघर्ष हमने पहले 2-3 सालों में किया वह भी बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को यह दौर जरूर देखना चाहिए।
हमने विश्व बाजारों के बारे में सीखा, हमने बाजार के क्षेत्र में मौजूद कई अलग अलग रणनीतियों के बारे में सीखा, जैसे ऑप्शंस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्पेशल सिचुएशंस आदि। आप जानते हैं हमने ये सब बहुत गहराई से किया। बिल्कुल सही। तो आपकी बुनियाद मजबूत थी। बुनियाद बहुत मजबूत थी। और फिर आखिरकार 3, 4, 5 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि इसमें आप खुद हैं। मेरी इंजीनियरिंग डिग्री और जो स्किल्स मेरे पास थी उनके साथ मुझे लगा कि शायद मैं चार्ट्स को अच्छी तरह से देख सकता हूं और उनका पूर्वानुमान लगा सकता हूं। तो मैंने तकनीकी विश्लेषण सीखना शुरू किया और फिर अगले 5 से 7 वर्षों में ये सिर्फ एक जुनून नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए पूरी तरह से एक अलग स्तर पर पहुंच गया। और फिर मुझे लगता है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में अब तक ये एक रोमांचक यात्रा रही है। मैं हमेशा मानता हूं कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। बिल्कुल सही। तो आपके पास जो भी टूल्स, विश्लेषणात्मक कौशल हैं वे सभी बाजार में परखे जाएंगे। बिल्कुल सही। बाजार के हर चरण में आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आप जितने संभव हो उतने संकेतकों को समझें। बिल्कुल सही। ये एक सर्जन की तरह है ना, जो सर्जरी कर रहा है। आपको अलग अलग टूल्स की अलग अलग समझ होनी चाहिए। आपको बस सही समय पर सही टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। समझ गया। अगर आप ये समझ सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपने उस भाषा को समझ लिया है। तो कुणाल, जब हम आपको तकनीकी चार्ट पढ़ते और एआई का इस्तेमाल करते नहीं देखते तो आपको किस चीज में व्यस्त पाते हैं? कोई शौक, जुनून? काफी कुछ है। पढ़ना मेरा पहला शौक है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। ओह अच्छा। और सिर्फ सामान्य बाजार या व्यापार से जुड़ी किताबें ही नहीं। मुझे फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे मनोवैज्ञानिक किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। ओह वाह, मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट मेरा जुनून है। मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ और जाहिर है मुझे लगता है कि सचिन मेरे आदर्श थे। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद मैंने उनका आखिरी मैच भी मुंबई में देखा था। हाँ ठीक है, और उस समय बहुत भावुक भी हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं क्रिकेट का बस ठीक ठाक फॉलोअर रह गया हूँ। हाँ, लेकिन मैं क्रिकेट काफी खेलता हूँ। हाँ, बस इतना ही है। कमाल है कुणाल, जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपकी यात्रा के बारे में इतनी सारी बातें समझने को मिली। आपने वाकई में बहुत व्यावहारिक सलाह दी है जिसे निवेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना, सभी संकेतकों को जानना और यह भी समझना कि आपको बाजार को सहना पड़ेगा और अस्थिरता इस खेल का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये थे कुणाल बोथरा और मुझे उम्मीद है कि आपको मार्केट पिलर्स अनकवर्ड का यह एपिसोड देखने में मजा आया होगा। मनी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।